सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। दोस्तों, ये जो थियरी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी बार भी कहे कम है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जीन पियाजे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसका रीजन ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को डिस्क्राइब किया है और किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किए थे अपने खुद के बच्चों पर। इन्होंने जब इनके पास 3 बच्चे थे और 3 के तीनों बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। जब से जन्म से लेकर के जैसे जैसे वह बढ़ते गए, जैसे जैसे उनकी एज होती गई, उन्होंने उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से वह वातावरण से ज्ञान अर्जित करते हैं, कहाँ से वह सीखते हैं और किस प्रकार से उनके अंदर कब तार्किक चिंतन की क्षमता आती है, कब वह वस्तुओं को पहचान करके रिएक्ट करते हैं, कब उनके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, यानी कि कब वह छिपाई गई चीज को भी ढूंढ लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने हर एक चीज को क्या किया, नोट किया और इस तरीके से उन्होंने जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ के निवासी थे। ये स्विट्जरलैंड के थे और बहुत बहुत इजी है, आपको कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी कि आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। इससे पहले मैंने अधिगम के सारे सिद्धांत सभी के सभी मैंने पढ़ा दिए हैं। आप लोगों ने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पाउलो का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं। आप सभी को देख लीजिए प्रयोग उन्होंने किस पर किया था और निष्कर्ष क्या निकला था। ये सारे सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है सीखने के। तो चलिए अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम यहाँ पर देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को हम यहाँ पर अब विस्तार रूप से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं, किस प्रकार से वह अपने वातावरण, अपने आसपास के लोगों को देख करके वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। अभी संज्ञान का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसके बाद देखिए, अब संज्ञान क्या होता है। यह व्यक्ति का वह स्थायी ज्ञान होता है जिसको वह वातावरण से, बाह्य जगत से, उद्दीपक जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो संज्ञान क्या होता है, ज्ञान इसमें छिपा ही हुआ है। संज्ञान, तो देखिए ज्ञान यानी कि बच्चा नॉलेज ले रहा है, बच्चा ज्ञान ले रहा है। संज्ञान का मतलब क्या हो गया कि मतलब अपने उसके साथ साथ उसके वातावरण में जो भी लोग उसके आसपास रह रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ वह सीख रहा है। बाह्य जगत यानी कि अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार, अपने स्कूल में जाता है, वहां से कुछ ना कुछ सीखता है। तो इस तरीके से बच्चा जो भी ज्ञान बाह्य जगत से सीख करके उसको अस्थायी बना लेता है, वही क्या होता है, संज्ञान होता है। यानी कि यह अस्थायी ज्ञान होता है, आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं मनोविज्ञान में, याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अब देखिए, विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो याद रखिएगा, जो विकास है यह गर्भावस्था में, जब बच्चा गर्भ में माँ के पेट में होता है तभी से यह विकास की अवस्था शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो जीन पियाजे जी ने दिया है, यह जन्म से लेकर, आप फिर ये कहें शैशवावस्था से लेकर के, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है यानी कि शैशवावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक चलता रहता है। तो अब देखिए, इसके बाद जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये चारों अवस्थाएं आपको बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए और कुछ रटने की जरूरत भी नहीं, केवल आपको समझना है। देखिए, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड। यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। फिर वह इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड कहलाता है और यह 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड कहते हैं और यह 12 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है।
तो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से लेकर के 15 वर्ष, या इसको हम 11 से लेकर के 15 वर्ष भी कर सकते हैं। इसको हम 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहली अवस्था पढ़ेंगे संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है, बस इसमें यही सारी चीजें हमको पढ़नी है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वह अपने बाह्य जगत के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका मतलब क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था का मतलब इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो बच्चे के जो गुरु होते हैं, आप कह सकते हैं यही होते हैं। जब वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है, शून्य से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, तो वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसीलिए इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। और इसके अलावा देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, इसमें बच्चा खिलौनों के माध्यम से खेलता है, खिलौनों को गिराता भी है, पटकता भी है और उसी में दिन भर लगा रहता है। देखिए, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अब अगर बच्चे के सामने मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती जल रही है, तो बच्चा एक बार इस मोमबत्ती को अगर टच कर लिया और उसका हाथ जल गया, तो वह दोबारा इस मोमबत्ती को नहीं टच करेगा, जलती हुई मोमबत्ती को नहीं टच करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि उसका हाथ जल गया, उसकी त्वचा जल गई। तो त्वचा क्या है? इंद्रियां ही तो हैं। तो इस तरीके से बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, वही उसकी क्या होती हैं? गुरु होती हैं, आप कह सकते हैं। तो वह वस्तुओं को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके और गंध और स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना और शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे कि माँ कह लेता है, पापा, नाना, दादी, बाबा। इस तरीके से वह इन वर्ड्स को बोलना सीख जाता है इस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में। और वह अपने पैरों पर चलना भी सीख जाता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वह अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से संबोधन के माध्यम से बुलाता है, पापा, चाचा, चाची, दादी, बाबा। अब इसके बाद देखिए, परिचितों का मुस्कान से स्वागत करता है। वह घर में जिनको पहचानता है, ये आप सभी लोगों के साथ हो चुका है, आप सभी लोगों ने देखा है कि बच्चे खासकर शून्य से लेकर के 2 वर्ष तक के, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे, ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अगर वह आपको पहचान रहे हैं तो आपको देख करके मुस्कुराएंगे, और अगर नहीं पहचान रहे हैं तो वो डर जाएंगे, यानी कि भयभीत हो जाएंगे। तो इस तरीके से वह क्या करते हैं? अपनी माँ के पास छिप जाते हैं या फिर वह अपनी माँ की गोद में चिपक जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, तो अगर बच्चा आपको पहचान रहा है तो वह आपको मुस्कान के साथ आपका स्वागत करेगा और आपके गोद में भी वह आएगा। लेकिन अगर वह आपको नहीं पहचान रहा है तो वह आपसे डरेगा। इसके बाद इस अवस्था के बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। छुपाई गई वस्तु को खोजने का भी वह प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई बच्चे का बहुत ही प्रिय खिलौना है या कोई गुड़िया है, कोई डॉल है, और उसकी माँ ने क्या किया? उसकी डॉल को छिपा दिया। तो छिपा दिया है, तो अब उसको, वह जब 2 वर्ष का लगभग होता है बच्चा, तब यह प्रक्रिया करता है। तो वह उस डॉल को खोजना शुरू करता है कि मेरी वस्तु कहाँ छिपा दी गई है, और वह छिपाई गई वस्तु को ढूंढने का काम करता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, तो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह पहली अवस्था है। और इसी अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, यानी कि अपनी जो उसकी प्रिय चीज होती है, छुपाई गई चीज होती है, उसको वह ढूंढने का प्रयास करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया का मतलब आपको पता है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो संक्रिया का मतलब क्या होता है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन करने की क्षमता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इस अवस्था में संक्रिया करने की क्षमता इसमें नहीं है। यह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें बच्चे के अंदर संक्रिया करने की क्षमता नहीं है। यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि यह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु
दूसरों के संपर्क में रहकर वह खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ देखिए इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क में रह करके वह खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से, यानी कि उसके घर में कोई भी जिस तरीके से काम करता है वह उसी तरीके का काम करता है। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ। कोई लड़की है, यह देखिए 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में आपको पता है बच्चे नकल करने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करने की मम्मी रोटी बना रही है तो हम भी रोटी बनाएंगे। गोल नहीं बना पा रहे हैं फिर भी हम रोटी, बच्चा सोचता है कि हम भी जो जो माँ काम कर रही है वो हम भी करें। माँ अगर साड़ी पहन रही है तो बच्ची कोई दुपट्टा लेकर के उस तरीके से साड़ी पहनने की कोशिश करेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं इस अवस्था में। इसके अलावा 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे अक्षर लिखना, गिनती गिनना 1 2 3 4 इस तरीके से, उन्हें लिखने भले ना आता हो लेकिन वह बोल लेते हैं। रंगों को पहचान जाते हैं, रेड ब्लू येलो कलर को पहचानते हैं, पूछने पर बताते हैं बच्चों से। अगर बैलून आपने सामने ला करके रख दिया बच्चों के तो बच्चे बताएंगे कौन से कलर का कौन सा बैलून है। इसके अलावा हल्का भारी बता लेते हैं, इतनी सारी बातें सीख लेते हैं। हल्का भारी का मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि उनके सामने अगर कोई भारी वस्तु या हल्की वस्तु अगर उन्होंने उसको छू लिया है, यानी कि अपने हाथों से छू लिया है, तो वह यह महसूस कर लेंगे कौन सी भारी है कौन सी हल्की है। लेकिन अगर बच्चे के सामने कोई बड़ी वस्तु आप रख दोगे, और जैसे आपने 1 किलो रुई रख दिया, 1 किलो रुई अगर आपने रखा तो वो रुई बहुत ज्यादा दिखेगी। और 1 किलो का अगर आपने लोहा रख दिया है, 1 किलो लोहा तो बस इतना ही होगा, लोहे का टुकड़ा। तो अब बच्चों से अगर आप दूर से रख करके पूछेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन भारी है, तो बच्चा कहेगा ये रुई भारी है। क्योंकि जो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे के अंदर संक्रिया करने का गुण नहीं होता है। वह केवल वस्तुओं को देख करके ही क्या करता है, बोल देता है। और अगर उसने स्पर्श कर लिया तो ठीक, अगर स्पर्श नहीं किया तो अक्सर यही एग्जाम में पूछता है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे के अंदर सही अनुपात का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो बच्चा सही अनुपात नहीं जान पाता है, सही अनुपात का पता नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसने देखा लेकिन उसे लगा कि 1 किलो रुई देखने में ज्यादा है तो यही भारी होगा। लेकिन आपको पता है कि दोनों ही क्या है, बराबर है। लेकिन बच्चे की दृष्टि में क्या है कि 1 किलो रुई जो है यह भारी है, और यह क्या है, ये छोटा होने की वजह से लोहे का जो टुकड़ा है यह भारी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर अभी सही अनुपात में अंतर करना यह नहीं आता है बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए इसके बाद माता पिता की आज्ञा मानते हैं। तो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं। अपना नाम कोई पूछता है, कोई रिलेटिव आता है घर में तो वह बता ले जाते हैं। छोटे कार्यों में भाग लेना इत्यादि सीख जाते हैं, यानी कि माता पिता कोई काम कर रहे हैं तो पास में बैठकर बच्चा भी कहता है कि हम भी आपके साथ काम कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर अगर बच्चे की माता चावल में से कंकड़ निकाल रही है बैठ करके, तो वह भी कहेगा कि हम भी कंकड़ निकालेंगे। तो इस तरीके से बच्चा अपने माता पिता के साथ छोटे छोटे कामों में भाग लेना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा भी है कि किस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। तो इसे हम कहते हैं जीववाद। क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम कहते हैं जीववाद। याद रखिएगा, जीववाद का गुण बच्चों में कब आता है, कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। वह निर्जीव वस्तुओं को भी, उनके पास डॉल होगी, उनके पास हेलीकॉप्टर होगा, जो भी चीज वो चलती हुई देखेंगे उनको लगेगा कि यह क्या है, सजीव है। पंखे को देख करके समझेंगे कि पंखा चल रहा है तो वह सजीव है। तो उनको ये नहीं पता होता कौन कौन सी वस्तुएं सजीव हैं, कौन कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। उन्हें लगता है सारी क्या है, सजीव ही है। उन बच्चों को लगता है कि कोई निर्जीव नहीं, ये सारी चीजें क्या है, जो भी वह सामने देखता है उसको लगता है सब क्या है, सजीव है। जो खिलौनों से खेलता है उनको भी सजीव समझता है। पंखे को चलते देखेगा, कूलर को चलते देखेगा तो उसे लगेगा यह भी क्या, सजीव है। टीवी को चलते हुए देखेगा, टीवी में कोई चीज, तो उसको लगेगा टीवी भी क्या, सजीव है। तो इस तरीके से वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। और बालक यह समझता है कि इन वस्तुओं में गतिशीलता पाई जाती है, जैसे कि फैन की बात मैंने की। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बालक जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर लेता है, लेकिन इसके पीछे के नियमों को नहीं समझ पाता है। जैसे कि 2 गुणे 2 4 हुआ है, लेकिन अगर आप उसे पूछोगे कि यह गुणे का चिन्ह लगा है तो वह नहीं बता पाएगा यह गुणे का चिन्ह क्यों लगा है बीच में। और
वह केवल उसे इतना याद होगा कि 2 दूनी 4 होता है। जैसे कि बच्चे को पहाड़ा आप याद करा दोगे, लेकिन अगर आप उससे संख्या पूछ लोगे बीच में कौन सी संख्या 45 है, कौन सी 72 है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इस तरीके से इसके अलावा बच्चे के अंदर पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे कि 3 गुणे 5 बराबर 15 है, तो अगर आप उसको 5 गुणे 3 करके दोगे तो वह नहीं बता पाएगा कि यह 15 ही है, क्योंकि उसने यह सारी चीजें अभी नहीं सीखी हैं या अभी उसको इसका ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पर जो उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें इसका ज्ञान इतना ही विकसित हुआ है, वो उसके अंदर भी पलटावी गुण नहीं आया है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कौन सी अवस्था में पलटावी गुण का ज्ञान नहीं होता बच्चे के अंदर, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था आपने देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब क्या होता है, मूर्त होता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही है। बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है तो क्लासरूम में वह टीचर को देख रहा है, ब्लैक बोर्ड को देख रहा है, क्लास में फैन है, कुर्सियां हैं, डेस्क है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच लगाई गई है। इसके अलावा क्लास में जो भी मेज पर सामान रखे हुए हैं, बच्चे को चौक दिख रहा है, डस्टर दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है, पेन दिख रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चे को दिख रही है। जो चीजें बच्चे को दिखती हैं वह उनके बारे में मूर्त चिंतन कर सकता है, यानी कि उनके बारे में वह संक्रिया कर सकता है, उनके बारे में वह तार्किक चिंतन कर सकता है। तो यही है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के मध्य अंतर कर लेता है, यानी कि अब उससे आप पूछोगे 4 - 2 तो वह आसानी से 6 बता लेगा और बताएगा कि यह घटाने का चिन्ह है, और इससे अगर हम किसी भी संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं तो वह घट जाती है, कम हो जाती है। गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, बच्चा ये सारी चीजें अब इसमें बता ले जाएगा। वह तुलना भी कर लेगा कि 2 किलो चावल अधिक है कि 5 किलो चावल अधिक है, अब वह बता ले जाएगा। ठीक है, अब उसको जरूरी नहीं कि आप उसके सामने चावल रखोगे तब वह हाथ से तौल करके बताएगा, अब ये सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा 2 वस्तुओं में समानता भी बता लेगा, सही गलत में भेद भी कर लेगा। ये सारी चीजें वह सीख लेता है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कक्षा में जो भी सामान देखता है वह उसके बारे में वह आपको सारी चीजें बता पाएगा। इसके अलावा देखिए इस अवस्था में बालक दिन, महीनों के नाम, तारीख, यानी कि आप उससे दिन पूछोगे तो सोमवार, मंगलवार बता ले जाएगा। कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वह बता ले जाएगा। तारीख आप उससे लिखवा सकते हैं, कौन सी तारीख है आज। कौन सा वर्ष चल रहा है, सन, वो भी बता ले जाएगा बच्चा। ये सब चीजें वो बता ले जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये बात मैंने पहले ही आपको बताई कि बालक केवल मूर्त वस्तुओं का ही चिंतन कर पाता है। जो वस्तुएं उसके सामने आप ले करके आओगे वह उसी के बारे में वह क्या कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। जिन वस्तुओं को वह देख रहा है अपने सामने उसी के बारे में आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वह बता ले जाएगा। तो इस तरीके से वह केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में या जो वस्तुएं उसके सामने आप रखोगे उनके बारे में वह पूरी जानकारी आपको दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें एग्जाम इस तरीके से पूछता है कि किस अवस्था में बच्चे 2 वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं या समानता कर लेते हैं। तो आप क्या बताओगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसको उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं, तो वह बहुत सारी चीजें और भी सीख लेता है। दोस्तों इस तरीके से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चे जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बारे में वो सारी चीजें बता ले जाते हैं। अगर आप किसी भी पेड़ को लाकर क्लास में रख दोगे, किसी पौधे को गमले में लगा हुआ पौधा लाकर क्लास में आप रख दोगे और बच्चे से पूछोगे तो आप उसके बारे में सारी जानकारी बच्चा आपको दे देगा कि इसके जड़ें किस तरीके की है, इसकी पत्तियां कैसी हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फल फूल कब आते हैं, और यह जो पेड़ है यह किस प्रकार का है, सभी के बारे में पूरी जानकारी बच्चे दे देंगे। इसके अलावा बच्चों से आप क्लास में खड़े होकर कोई भी चीज उनको दिखाओगे, पूछोगे यह किस चीज से बना है तो वह भी बता ले जाएंगे। पेन को आप दिखाओगे तो बच्चे बताएंगे प्लास्टिक है। इसके अलावा अगर आप बच्चों को विद्यालय की घंटी दिखाएंगे तो बच्चे बताएंगे कि यह लोहे की बनी हुई है, या जिस भी प्रकार के जिस मटेरियल की बनी हुई होगी उस मटेरियल का नाम वो लेकर के बताएंगे आपको कि इस चीज से यह बनी हुई है। तो आप बच्चे दरवाजा खिड़की सभी को बता जाएंगे कि दरवाजे खिड़कियां जो है लकड़ी से बनी हुई हैं।
तो यह सब चीजें बच्चे जो भी चीज उनके सामने दिखेगी उसके बारे में वह क्या कर लेंगे, उसके बारे में वह आपको विस्तार से बता देंगे। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल का मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं। अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आपने शिक्षण सूत्र पढ़ा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो चीज हमें मूर्त में दिखाई दे रही है और जो नहीं दिखाई दे रही है उससे कैसे हम इसको कनेक्ट करें। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक की, इसमें बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तार्किक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वह सही गलत में अंतर, इसके अलावा वह कल्पना कर लेता है, चिंतन कर लेता है, निरीक्षण कर लेता है, ये सारी चीजें वह कर लेता है और वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब बच्चा इस तरीके से अमूर्त चिंतन करता है कि आप उससे बाहरी दुनिया के बारे में भी कोई चीज पूछोगे तो बच्चा आपको बता ले जाएगा। जैसे कि आपने जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी तो आप क्लास में गमला लेकर के आए थे, गमले में पौधा लगा हुआ था तो आप उसको लेकर के आए थे। अब आपको गमला लाने की जरूरत नहीं है इस अवस्था में। इस अवस्था में आप उससे पूछोगे कि जो आम फल होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, आम का पेड़ आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो बच्चे सारी बातें बता ले जाएंगे। क्योंकि अब आप उनको स्कूल के बाहर अगर आप पूछोगे कि क्लास में आप हो और स्कूल के बाहर बाउंड्री के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं उनके बारे में बच्चों से पूछोगे तो वह क्लासरूम में भले बैठे हुए हैं लेकिन वो बाहर की भी पूरी जानकारी आपको दे देंगे, क्योंकि अब वह अमूर्त चिंतन करने लगे हैं। अमूर्त चिंतन करने से क्या होता है कि जो वस्तुएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो वस्तुएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, उनके बारे में भी वह क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके अलावा अगर आप बच्चे से, दोस्तों जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बच्चे मूर्त वस्तुओं के साथ साथ अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करने लगते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में वह देख नहीं रहे हैं लेकिन उनके बारे में वह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यह क्या हो गया, अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, जो वस्तुएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में भी वह सोच सकते हैं। जैसे कि क्लासरूम में टीचर हर चीज को लेकर के नहीं आ सकता है, क्लासरूम में एक टीचर सारी चीजें लेकर के तो नहीं आ सकता है ना। तो जो अमूर्त चिंतन, इसीलिए तो शिक्षक कहते हैं कि तुम सोचो, यानी कि अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ, या इस तरीके से कि मान लो तुम चौराहे पर जा रहे हो, चारों तरफ गाड़ियां आ जा रही हैं, ट्रैफिक है, बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तो ये सारी चीजें आप क्लास में तो बच्चों के सामने तुरंत आप सारी चीजें लेकर के नहीं आ सकते ना। तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है, बच्चों को खुद सोचनी पड़ती है, या अमूर्त चिंतन। अब बच्चे को आप कहोगे कि तुम सड़क पर जा रहे हो, ट्रैफिक है, तो बच्चा अपने माइंड में इस तरीके का इमेज अपने आप बनाने लगता है। वो सामने उसके नहीं दिख रहा है लेकिन वह क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन, जो वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है सामने, उसके सामने नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी वह उसके बारे में सोच रहा है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब बच्चे इस अवस्था में 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का इस वर्ष की, इसी आयु वर्ग का बच्चा है 11 से 15 वर्ष का, उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। तो स्कूल जाने का मन नहीं था, फिर भी मम्मी पापा ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। वो बच्चा स्कूल चला तो गया है लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है, उसके घर पर लगा हुआ है कि घर पर मम्मी क्या कर रही होंगी, दादी क्या कर रही होंगी, और मैं इस पर घर पर होता तो मैं क्या करता, मैं खेलता, मैं टीवी देख रहा होता, मैं गेम खेल रहा होता अगर इस टाइम मैं घर पर होता। बच्चा स्कूल में है लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, घर पर है, और वह क्या कर रहा है, स्कूल में रहते हुए वह घर के बारे में सोच रहा है कि मैं अगर घर पर होता तो मैं क्या क्या करता, मैं खेलता, मैं गेम खेलता, या फिर मैं टीवी देखता, या फिर मैं कहीं घूमने गया होता। तो इस तरीके से बच्चा स्कूल में है लेकिन घर के बारे में सोच रहा है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई बच्चा बीमार है और बीमार होने की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया। अक्सर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, या ये कहें कि जिनको स्कूल में अच्छा लगता है, अब वह घर पर बेचारा क्योंकि तबीयत खराब है तो स्कूल नहीं जा सकता है, तो घर पर है, लेकिन घर पर तो है बच्चा,
लेकिन उसे ये पता है कि उसके सारे दोस्त स्कूल में आए होंगे और सभी लोग साथ में लंच कर रहे होंगे, सभी लोग साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे को याद किसकी आ रही है? उसको स्कूल की याद आ रही है और वह इमेजिन कर रहा है कि इस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा होगा, इस टाइम कौन सी मैम आई होंगी या कौन से सर आए होंगे। अभी इंटरवल हो गया होगा, फिर कौन से सर आएंगे, कौन सी मैम आएंगी इंटरवल के बाद। तो बच्चा क्या कर रहा है? अमूर्त चिंतन कर रहा। वो घर पर तो है, उसको घर के सामान देखने चाहिए, घर के लोगों को से बात करनी चाहिए, लेकिन वह सोच किसके बारे में रहा है? स्कूल के बारे में रहा है। तो यह क्षमता उसके अंदर कब आती है? जब वह 11 से 15 वर्ष तक का होता है, तब यह क्षमता उसके अंदर आती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो जीन पियाजे जी थे, उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर यह प्रयोग किया था और निष्कर्ष निकाला था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। इसके अलावा उसमें चिंतन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, इन सबका विकास हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो बच्चे का सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे का सबसे अधिक मानसिक विकास होता है। तो संज्ञानात्मक विकास होता है ये भी आप कह सकते हो और मानसिक विकास होता है ये भी कह सकते हो, क्योंकि संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक विकास क्या? इस तरीके से बच्चे की बुद्धि का ही तो विकास है, बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी घटना के प्रति। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार चार संक्रियाएं आप लोगों ने पढ़ ली, चार चार संक्रियात्मक अवस्थाएं आपने पढ़ ली। और इसमें सभी की अवस्थाएं एक बार फिर से मैं याद दिला दे रही हूँ। इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और फिर इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो गया 11 से 15 वर्ष तक। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था और ये सारे निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने। तो जीन पियाजे जी ने यह पूरी थ्योरी बताई थी, चारों के चारों यह कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक हैं और इनका क्या क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको हम अनौपचारिक भी कह सकते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, अनौपचारिक हो गया यह, और यह क्या हो गया? औपचारिक हो गया। तो ये चौथी अवस्था हो गई आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 लिख उठा था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे जी ने। कौन कौन सी अवस्था एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए इसको। इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी पढ़ा। अब इसके बाद आप पढ़ोगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है इसका शिक्षा में क्या महत्व है। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि यही तो आपके काम की चीज है कि आखिर में इनके सिद्धांत का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। देखिए पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया, पियाजे ने अपने सिद्धांत में खोजी प्रवृत्ति को अधिक बल दिया, यानी कि इन्होंने बच्चों की क्रियाशीलता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया कर ले रहा है, जो सोचने समझने की तर्क करने की क्षमता होती है वह बढ़ती जाती है। अब इसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम बालकों के मस्तिष्क के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तो उन्होंने बच्चों की हर एक गतिविधि को नोट किया, बच्चे की बुद्धि का विकास किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में उन्होंने पूरा सर्च किया। तो उन्हें ये लगा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की आयु के अनुसार उनकी मानसिक आयु, वास्तविक आयु, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा होनी चाहिए और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जिस क्लास का सिलेबस आप बना रहे हो आपको यह ध्यान में रखना है कि उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी उस सिलेबस को आपके समझ पाए, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम हो वह बच्चों के ज्ञान पर या बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता पर, उनकी मानसिक क्षमता पर आधारित होना चाहिए। फिर है पियाजे ने शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि
शिक्षक को बालक की समस्या का समाधान करना चाहिए और शिक्षक बालकों की समस्या का समाधान करते भी हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप सभी भी शिक्षक बनने जा रहे हो, आप सभी लोग शिक्षक बन चुके हो, बनना बस केवल आपको एक टैग लेना है अपने ऊपर, गवर्नमेंट टीचर का। बाकी आप सभी लोग तो टीचर बन ही गए हो, आप सभी लोगों ने डिग्री ले ली है। अब देखिए इसके बाद जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा के रूप में बताया है। दोस्तों अब स्कीमा क्या होती है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। स्कीमा मानसिक संरचना के व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को हम स्कीमा कहते हैं। तो इस तरीके से स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नई यात्राओं, अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनती है और इसमें नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि जो स्कीमा होती है या बहुत सारी चीजें क्या करते हैं हम रोज दोहराते हैं। स्कूल रोज जाते हैं, स्कूल जाने से पहले हम सुबह उठते हैं, दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद, नहाने धोने के बाद हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अपनी सारी चीजों को समेटते हैं, अपना बैग तैयार करते हैं, टिफिन ले जाते हैं, बॉटल ले जाते हैं। ये सारी चीजें हर दिन हम ये प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब चीजें स्कीमा के अंतर्गत ही आती है। जो कार्यक्रम हम रोज, जो क्रिया हम रोज दोहराते हैं वह क्या होती है, स्कीमा के अंतर्गत ही आती है। अब देखिए इसके अलावा अब अनुकूलन क्या होता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता है जो कि दो प्रकार की होती हैं। अनुकूलन जो कि दो प्रकार की होती हैं, आत्मीकरण और समायोजन। तो देखिए आत्मीकरण क्या होता है, आत्मीकरण को हम सम्मिलन भी कहते हैं, समावेशीकरण भी कहते हैं और सात्मीकरण भी कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित कर लेना आत्मीकरण कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्व ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान को सम्मिलित कर लेना। जैसे कि हमारा जो भारत देश है इस पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया, आपको पता है फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, सभी लोगों ने शासन किया। लेकिन जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वह वे नहीं बदल पाए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा हमें दिया। जैसे कि अंग्रेजों ने जब भारत में शासन किया तो उन्होंने क्या किया, चाय का प्रचार किया। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जो आज के समय में आप देख रहे हो कि दैनिक रूटीन जो हमारा उसमें चाय शामिल हो गया है। तो वह क्या किए, अपनी संस्कृति को कुछ ना कुछ, हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ वह दे करके गए। जैसे कि उन्होंने यहाँ से अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी दे करके चले गए, ये आपने सुना है ना। तो हमारे पास जो भाषा थी वो तो थी ही, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कुछ नया सीखा, हमने अंग्रेजी सीखी। इसके अलावा हमने चाय पीना सीख लिया। ये सब किसकी देन है, अंग्रेजों की। तो हमारे पास जो ज्ञान था, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो त्योहार है वो तो हम मनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ नई नई चीजें हमें वो दे करके चले गए और इसको भी हमने क्या किया, अपने जीवन में धारण कर लिया, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ चीजों को और जोड़ लिया। यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान था, जो हमारी संस्कृति सभ्यता, उसको हमने नहीं छोड़ा, हमारे रीति रिवाज जो है उसको हमने नहीं छोड़ा, बस बल्कि कुछ चीजों को हमने क्या किया, जैसे कि हम अपनी भाषा तो सीख ही रहे थे हिंदी, लेकिन उसके साथ साथ हमने इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया। हम लस्सी छाछ तो पीते ही थे, लेकिन हमने चाय पीना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम वो सब चीजें पीना भूल गए हैं, क्या वो सब चीजें हमें भूल चुकी हैं, हमें आता नहीं बनाना। तो हमें जो चीजें, जिन चीजों का ज्ञान पहले से था उसमें हमें कुछ कुछ चीजें हमने क्या की, नवीन ऐड की, नई चीजें ऐड की। अब समायोजन क्या है, देखिए समायोजन, इसमें बच्चा नए नए ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन। तो पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। आपने यहाँ पर आत्मीकरण में देखा था कि हमने अपने पूर्व ज्ञान में कोई संशोधन नहीं किया था। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति हमारी कुछ बदली नहीं, बल्कि जो नई चीजें अंग्रेजों ने दी वह हम क्या कर लिए, वह भी हमने ले लिया। नया ज्ञान भी हमने सीख लिया, अपनी पुरानी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो समायोजन है, एकोमोडेशन, इसमें क्या होगा, हम जो पूर्व ज्ञान है उसमें संशोधन कर लेंगे। यानी कि जो हमें पहले से ज्ञान पता है उसमें हम क्या कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे और उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे।
इसके अलावा दोस्तों आत्मीकरण की बात मैं करूं तो अगर बच्चे को जोड़ घटाना आ रहा है, उसको जोड़ घटाने की क्रिया आपने सिखाई है, तो जोड़ घटाने का ज्ञान, अब उसको अगर आप गुणा और भाग सिखा रहे हो, तो गुणा की संक्रिया में उसको जो उसने पूर्व ज्ञान यानी कि जो उसने वो उसको आपने पूर्व में सिखाया था जोड़, वह जोड़ यानी कि जो वह उसका पूर्व ज्ञान उसको गुणा सीखने में मदद करेगा। अगर आपने उसको घटाने की प्रक्रिया सिखाई है तो यह घटाने की प्रक्रिया, घटाने का पूर्व ज्ञान उसको भाग की प्रक्रिया सीखने में मदद करेगा। तो इस तरीके से जो आत्मीकरण होता है या सात्मीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, इसमें जो बच्चे ने पूर्व में ज्ञान सीखा है वह उसको नवीन ज्ञान सीखने में, जोड़ उसको गुणा सीखने में मदद करेगा और घटाना उसको भाग सीखने में मदद करेगा। तो इस तरीके से जो पहले से उसने सीखा है वह उसको आगे नवीन ज्ञान सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो यह होता है आत्मीकरण या सम्मिलन। यह भी एक एग्जाम्पल है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर आपको जोड़ कुछ अलग तरीके से, जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, घटाने में कोई परिवर्तन नहीं है, जो आपने सीखा है जोड़ और घटाना वो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि इसी की सहायता से आपने गुणा और भाग भी जाना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद समायोजन यानी कि एकोमोडेशन क्या होता है, समंजन। इसमें बच्चा नए ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, इसे हम समायोजन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि समायोजन, समायोजन होता है, इसका क्या मतलब होता है, समायोजन समंजन, इसको समंजन भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा नए ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। तो जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको क्या करना पड़ता है, उसमें संशोधन करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे ने कुत्ते को अपने घर परिवार के सामने या अपने मोहल्ले में देखा, तो उसे ये लगा कि अगर कोई भी जानवर है तो चार पैर है उसके पास, तो वह क्या होगा, चार पैर है पूछे तो वह कुत्ता ही होगा। लेकिन जब वो चिड़ियाघर गया उसने वहां पर एक घोड़े को देखा तो उसे ये समझ में आया कि जो घोड़ा होता है वह, जब उसने वहां पर देखा तो वह सोचा कि इसके भी चार पैर है, इसके भी पूंछ है, तो यह भी क्या है, कुत्ता है। लेकिन उसको धीरे धीरे उसके माता पिता ने, उसके परिवार के लोगों ने क्या बताया उसको कि यह कुत्ता नहीं है बल्कि घोड़ा है, और यह क्या है, कुत्ते से बड़ा है, इसके पास भी चार पैर हैं, लेकिन यह कुत्ते की तरह भौं भौं भौंकता नहीं है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो उसका पूर्व ज्ञान था उसमें उसने क्या किया, संशोधन किया, यानी कि हर चार पैर वाली चीज कुत्ता नहीं होगी। यह उसने क्या किया, अपने इस स्कीमा में जो पहले से बन चुकी स्कीमा थी कि चार पैर वाला एक पूंछ वाला कुत्ता ही होगा, अब वह स्कीमा में क्या कर रहा है, अपने संशोधन कर रहा है, अपनी नई स्कीमा बना रहा। नई स्कीमा क्या बना रहा है कि चार पैर वाला घोड़ा भी हो सकता है, और यह क्या है, घोड़ा है, और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसका भार जो है यह क्या है, कुत्ते से अधिक है, और यह कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में जो उसने पहले सीखा था उसमें संशोधन किया। तो यह हो गया समायोजन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करना पड़ता है, तो यह होता है समायोजन। और आत्मीकरण में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में हम कुछ नया जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान जो हमारा था वैसे ही रहता है, इसमें हम कुछ नया ऐड कर लेते हैं, तो यह हो जाता है हमारा आत्मीकरण। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लिया, और यहाँ पर चारों के चारों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आप लोगों ने स्कीमा भी देखा, इसके अलावा आत्मीकरण भी देखा, समायोजन भी देखा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरे का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपके जो सबसे प्यारे 5 मित्र हैं या 4 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनको आप चाहते हो कि आप वो भी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स की भी इससे भलाई हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट्स ही बताते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताइए, और लगातार आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। बिना कोचिंग के आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। और आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा। घंटी का निशान अगर आप नहीं प्रेस किए रहेंगे तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय से नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, आप लोगों को हर एक विषय की हम बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे रहे हैं। हर विषय की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हर विषय की फ्री पीडीएफ हम देंगे, हर क्लास की। आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। और आप सिंपली टेलीग्राम पर जा करके भी टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा इस तरीके से, येलो कलर का TUC लिखा हुआ। तो उस वहां पर उसको भी क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि अब आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। जय हिंद।